हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द मेजर चेंजेस जो कि आपके सीएसआई यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में किए गए हैं। साथ ही साथ ये जो चेंजेस मेजर किए गए हैं वो किए गए हैं आपके फी में, आपके एज क्राइटेरिया में, और साथ ही साथ जिस तरीके से पहले एग्जाम होते थे लाइक जेआरएफ एलएस बेस्ड, उसमें भी कुछ खास चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्जाम के को अप्लाई करने में, उसके बारे में भी चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो है हर जगह लगभग आप कह सकते हो कि 50 रुपीज या 25 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। जैसे कि पहले ये वाली जो फी है दैट इज 1150, पहले ये जनरल के लिए ये फी थी दैट इज 1100, और ये जो फी थी ये थी 550, और ये फी थी अप्रोक्स आपकी 275। अगर आप दिसंबर 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके देखेंगे तो दिसंबर में ये फी रखी गई थी, और अभी फिलहाल में इस फी में जो है इस तरीके से इंक्रीमेंट कर दिया गया है। दो ऊपर की दो कैटेगरी दैट इज जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में जो है अगेन 50 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि अगेन यहाँ पे भी 50 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो फी में थोड़े से चेंजेस देखने को मिला है। तो पहला चेंज ये है जो कि हमको देखने को मिला है, एप्लीकेशन फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी होने वाली है 21 मई 2024। चलिए और चेंजेस को यहाँ पे देख लेते हैं। जो चीजें कॉमन है मैं उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, जो चीजें चेंज हैं उसके बारे में ही बात की जा रही है। जैसे कि एग्जाम डेट के बारे में बात की जाए तो एग्जाम की डेट दी गई है 25, 26 एंड 27। मोस्ट प्रोबेबली पहली ही डेट लाइफ साइंस की पड़ती है, तो चांसेस है कि 25 जून को जो है मेनली सीएसआई लाइफ साइंस का एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो और मतलब एनटीए आपको बता देगा। जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था वो था ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन होगा, तो इस बार जो है ऑब्वियसली एग्जाम जो है ऑनलाइन ही रखा गया है, दैट इज सीबीटी मोड में ही रखा गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर आपको वेबसाइट विजिट करनी है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेबसाइट है, ये दो लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, इसी लिंक पे जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो आपको देखना पड़ेगा। जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी भी तरीके से किसी और मोड में आपको नहीं जाना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट है दैट इज csirnet.nta.ac.in, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए मेक श्योर आपके पास प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए, प्रॉपर फोन नंबर होना चाहिए, और उसके बेसिस पे जो है आपको अच्छे से इस ब्रोशर को पढ़ लेना है कि किन किन चीजों की जरूरत है, उसके बेसिस पे आपको फिर भरना है। सिलेबस जो है, सिलेबस के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं दैट इज csirhrdg.res.in। चलिए जो एक सेकेंड जो आपका सबसे मेजर चेंजेस किया गया है वो कुछ इस तरीके से है, जिसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो पहले जो एग्जाम की कैटेगरी थी वो सिर्फ जेआरएफ और एलएस की हुआ करती थी, इस बार लगभग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है इस एग्जाम को। ठीक है, अब मतलब कि इस एग्जाम के रिजल्ट को एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। तो मेक श्योर पहले जो कैटेगरी 1 है उस कैटेगरी को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो जो स्टूडेंट का नाम कैटेगरी 1 में आएगा रिजल्ट के टाइम पे, वो स्टूडेंट जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा, और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होगा। जिन स्टूडेंट का नाम कैटेगरी 2 में आएगा उस स्टूडेंट को फेलोशिप नहीं मिलेगी, दैट इज जेआरएफ नहीं मिलेगा, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब फैसिलिटी मिलेगी, और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल होगा स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट का नाम जो है कैटेगरी 3 में आएगा जो कि है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, उसको ना जेआरएफ यानी ना ही उसको फेलोशिप मिलेगी, ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन वो स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। तो कैटेगरी 1 को जो है इट इज अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी है। कैटेगरी 2 जो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी की एलिजिबिलिटी है, एंड कैटेगरी 3 जो है वो पीएचडी ओनली की एलिजिबिलिटी है। तो ये 3 कैटेगरी के बेसिस पे इस पर रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ये जो यूनिवर्सिटी बेस्ड अलग से एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसको हटाने की सोच रही है यूजीसी, और एक ही एग्जाम के बेसिस पे यानी सिर्फ नेट एग्जाम के बेसिस पे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये चीज जो है फाइनली सीएसआर में अप्लाई कर दी गई है, और इसी का इस्तेमाल करके जो है
पीएचडी के लिए मेनली आप एडमिशन ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई कीजिए, एक कॉमन चीज है कि आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, चलिए अब आगे डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आगे डिटेल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन है द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यू एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2022। तो जो जिस बच्चे के पास JRF होगा वो उसको पीएचडी प्रोग्राम में वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा एज पर द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन। Under the category 2 and category 3 can be used as an entrance test for the PhD admission in place of the entrance test conducted by the different universities for admission to the PhD. For the candidate qualified under the category 2 and category 3, the marks obtained in the NET will have a 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview or viva conducted by the universities. The PhD admission will be based on the combined merit net marks and the marks obtained in the interview or viva. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अगर आपका नाम आता है तो उस केस में जो 70%, क्योंकि इस बार आपका क्या होगा परसेंटाइल के साथ आपको मार्क्स भी आपके दिए जाएंगे आपके स्कोर कार्ड में, तो उस मार्क्स का वेटेज 70% होगा और 30% वेटेज आपके अलग से जो इंटरव्यूज वगैरह होंगे या वाइवा वगैरह होगा जब आप एडमिशन के लिए जाओगे या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो 30% वेटेज वो रहेगा। तो 70% मार्क्स और 30% अलग से इंटरव्यू या वाइवा का वेटेज जो है ये मिला के आपको 100% में से इवेल्युएट किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी दैट इज एडमिशन टू द पीएचडी, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट by the candidate in category 2 and category 3 will be valid for the period of 1 year from the date of declaration of result of joint CSI UGC NET। और ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना आउट ऑफ 200 वो मार्क्स सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होगा। मेक श्योर स्कोर कार्ड की वैलिडेशन की बात नहीं हो रही है, मार्क्स की वैलिडेशन की बात हो रही है कि वो जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ एक साल तक ही आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप पीएचडी में एडमिशन ले सको। अगर एक साल से ज्यादा हो गया तो वो मार्क्स अब वैलिड नहीं रहेंगे। The result of NET will be declared in percentile along with the marks obtained by the candidate to utilize the marks for the admission to the PhD। इसीलिए इस बार जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स के बेसिस पे भी दिया जाएगा। The number of candidate who will be qualified for JRF NET assistant professor and admission to the PhD only will be declared by the result committee। और कितने रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट कमिटी डिसाइड करेगी। अगर मैं फेलोशिप की बात करूं तो यहाँ पे आपको एज अ JRF 37,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, जिसमें कि 20,000 कॉन्टिजेंसी अमाउंट होगा। और अगर हम SRF की बात करें तो SRF में जो है आपको मिलेगा अप्रॉक्स 42,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स। तो ये जो है जो आप दैट इज अमेंडमेंट किया गया था, जो चेंजेस किए गए थे फेलोशिप में, उसके बेसिस पे इन्होंने अपडेट करके इस बार मेंशन किया है। जो नंबर ऑफ फेलोशिप होंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए वो लिमिटेड रहेंगी। तो ये था आपका सेकेंड चेंज। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दैट इज जो जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट होंगे उनको 55% मार्क्स चाहिए बिना राउंड ऑफ के इन द मास्टर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा जो SC ST या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें 50% मार्क्स चाहिए, यानी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि मास्टर को परस्यू कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका जो मतलब रिजल्ट अवेटेड जो उनके पास फॉर्म होगा वो उनको भरना पड़ेगा। और उनके पास जो है however such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the NET only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 50% marks for the general and 50% marks for the rest of the category। तो आप भले ही रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के बेसिस पे अगर आप मास्टर के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपका मास्टर ऑनगोइंग है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपको कंसीडर, मान लीजिए अगर आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो आपको कंसीडर तभी किया जाएगा जब आप फाइनल अपना डिग्री दिखा पाओगे जिसमें कि साफ साफ ये चीज मतलब ये जो ऊपर वाली चीज है ना वो एलिजिबल होनी चाहिए। मतलब कि आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आज जरूर फॉर्म भर के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन जो आपका फाइनल मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जनरल EWS एंड OBC और 50% होना चाहिए बाकी सारी की सारी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओके। OBC के लिए भी यहाँ पे 50% ही है, तो बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको मतलब कि 5% उनका रिलैक्सेशन किया गया है।
However, those candidates who qualify for the admission to the PhD only must complete their master degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result. तो अगर आप मान लीजिए कि आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली यानी कैटेगरी 3 में अगर क्वालिफाई भी करते हैं तो आपको अपना मास्टर 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपका मास्टर बाकी है तो मास्टर को जो है 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन की है उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रहने वाली है। इसके अलावा जो कैंडिडेट थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन होने वाला है, जैसा SC ST PWD कैटेगरी के लिए था। इसके अलावा जो PhD होल्डर स्टूडेंट है हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, उनमें जो है 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन दी एग्रीगेट मार्क्स जब वो एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे। तो ये हो गया कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आप देख सकते हैं। कुछ और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक तरीके से जो है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम था, तो अगर उन स्टूडेंट का 75% मार्क्स है इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और 5% का रिलैक्सेशन जो है बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल टू अवार्ड ऑफ JRF। तो अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है 4 ईयर की तो आप सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको अपना फाइनल मार्कशीट जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर इन द लास्ट सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। जो स्टूडेंट अपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर के लास्ट में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और मेनली आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो एक तरीके से JRF के लिए होगी। अगला जो लास्ट मेजर अपडेट किया गया है या चेंजेस किया गया है वो किया गया है एज लिमिट में। JRF के लिए जो है एज लिमिट जो है 30 ईयर्स कर दी गई है ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। पहले 28 ईयर्स थी, अब जो है 30 ईयर्स कर दी गई है, दैट इज फॉर द जून 2024। एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है कैंडिडेट को हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम OBC NCL, और इसके अलावा SC ST PWD थर्ड जेंडर एंड द वुमेन एप्लीकेंट। तो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए एज जो है 30 ईयर्स कर दी गई है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो एज है इंक्लूडिंग द जनरल कैटेगरी फीमेल उनके लिए एज लिमिट कर दी गई है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो 35 ईयर्स कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि चेंजेस देखे गए हैं। बाकी चेंजेस की बात करें तो ये किसके लिए था, ये कैटेगरी 1 के लिए था, JRF के लिए था। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप खाली अप्लाई करते हैं, यानी कैटेगरी 2 के लिए आप खाली अप्लाई करते हैं तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कैटेगरी 3 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो ये थे मेजर चेंजेस। अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो पैटर्न ऑफ पेपर वही है जो हमेशा रहता था, दैट इज लाइफ साइंस में जो है टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे 20, करना होगा एनी 15, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन पे 0.5 कटेगा। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 50, करना होगा एनी 35, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, गलत क्वेश्चन पे 0.5 कटेगा। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 75, एनी 25 करना होगा, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेगा, -1 होगा। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 145। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेंड करोगे वो होगा एनी 75, और जो टोटल मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो होंगे आउट ऑफ 200, जिसमें से आप स्कोर करोगे, दैट इज आपका रॉ स्कोर आएगा। तो ये थे सारे के सारे मेन डिटेल जो कि आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग बेसिस पे बाकी चीजें जानने को मिलेगी। पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिस मीडियम में आप भरोगे उसी मीडियम में आपको आंसर भी भरना है, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है ट्रांसलेशन में तो इंग्लिश वर्जन को जो है फाइनल वर्जन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी सब चीजें सेम टू सेम रखी गई हैं, बाकी सब चीजों में चेंज नहीं आया है। तो जो चेंजेस मेजर थे वो थे एज लिमिट में, कैटेगरीज में, और साथ ही साथ फी में चेंजेस किए गए थे। बाकी सब मोर और लेस सेम किए गए हैं, और एलिजिबिलिटी में 1-2 एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा ऐड की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेजर चेंजेस के थ्रू जो है आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे, और उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिएगा, और जो भी जहां पे भी आपको इश्यू आता है आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।